हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सैलरी, जिसके अंदर कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ सैलरी। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको सैलरी के बारे में एक्सप्लेन किया। एक इंडिविजुअल जहां पे भी काम पे लगता है तो उसका बॉस उसको सैलरी देता है, अलावेंस देता है, बोनस देता है, परक्यूजिट देता है, हाँ या नहीं? तो ये सब सैलरी के पार्ट्स हैं। उसके अलावा उसे रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है। क्या मिलता है? रिटायरमेंट बेनिफिट। अब ये रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप कोई भी कंपनी को कुछ टाइम डिवोट करते हो और उसके बाद आप रिटायर होते हो तो कंपनी को आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, यार ये मेरा एम्प्लॉय जा रहा है, यार रिटायर हो रहा है, तो इसको इसके रिटायरमेंट में प्रॉब्लम ना हो तो कुछ पैसा दे देते, पैसा देते, बराबर है। अब पैसा हो सकता है या पैसे की कीमत का सामान हो सकता है, बराबर है, क्लियर। जिसमें पहला चीज जो अपने को मिलता है उसे कहते हैं ग्रेच्युटी। क्या कहते हैं? ग्रेच्युटी। अब सिंपल भाषा में ग्रैटिट्यूड। व्हाट इज ग्रैटिट्यूड? ये वर्ड सुना है कभी? ग्रैटिट्यूड, सम्मान देना, ग्रैटिट्यूड, बराबर है। तो ये ग्रैटिट्यूड को ग्रैच्युटी वर्ड दिया गया है क्योंकि एक एम्प्लॉय मेरे कंपनी से जा रहा है तो कंपनी उसके बारे में बोल रही है, यार इसने इतना काम हमारे इतना साल डिवोट किया, इसको एक ग्रैटिट्यूड, टोकन ऑफ लव, कुछ पैसा दे देते हैं या कुछ सामान दे देते क्योंकि रिटायर हो रहा है, बराबर है। तो ग्रेच्युटी का सेक्शन है, अगर आपको ध्यान हो तो मैं आपको सेक्शन बता दूं यहाँ पे। इट इज सेक्शन 10। क्या है? सेक्शन 10, ठीक है। ग्रेच्युटी है, सेक्शन 10 में आता है, एग्जम्प्ट नहीं है ये, ठीक है। ग्रेच्युटी सेक्शन 10 में एग्जम्पशंस देना है। ग्रेच्युटी मेरे लिए क्या है? इनकम है। ग्रेच्युटी मेरे लिए क्या है? इनकम है। ग्रेच्युटी मेरे लिए क्या है? इनकम। लेकिन कौन सा इनकम? रिटायरमेंट का इनकम, ठीक है। लेकिन वही जगह पे अगर आपको ग्रेच्युटी रिसीव ड्यूरिंग द सर्विस मिल रहा है तो गवर्नमेंट आपको क्या बोलता है? पूरा टैक्स भरो। सर समझा नहीं। मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे इधर आसिफ काम पे लगा हुआ था, 25 साल काम किया उसने, अब उसकी उम्र हो गई, बोल रहा है सर अब मेरे से नहीं हो पाएगा। मतलब ठीक है चले जा, छोड़ के गया। तो मैंने उसको एक अमाउंट दे दिया तो गवर्नमेंट बोल रहा है ये तो ग्रेच्युटी का अमाउंट है, अब इस पे टैक्स मत भरना, एग्जम्पशंस देंगे हम आपको। समझ में आया? लेकिन बोला नहीं सर अभी भी मेरे में हिम्मत है, मैं काम करूंगा, ठीक है। और कंपनी बोल रहा है ये इतनी उम्र में भी काम कर रहा है, चल इसको पैसा देता हूँ। तो ये इसके लिए क्या हो गया? ग्रेच्युटी का इनकम हुआ लेकिन सर्विस के टाइम पे मिल रहा है, रिटायर हो रहा है क्या? नहीं। तो जब भी ग्रेच्युटी वाइल इन सर्विस मिल रहा है तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली टैक्स मतलब उस इनकम पे पूरा टैक्स भरना पड़ेगा, क्लियर है। लेकिन वही जगह पे अगर ग्रेच्युटी रिसीव्ड ऑन द रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब रिटायरमेंट के टाइम पे आपको ग्रेच्युटी मिल रहा है तो पहला सवाल दिनेश हम करेंगे कि आप गवर्नमेंट कंपनी में जॉब कर रहे थे क्या प्राइवेट कंपनी में? यहाँ पे मैंने वो सवाल किया क्या? चाहे आप गवर्नमेंट में काम करो, प्राइवेट में काम करो, सर्विस कर रहे हो, ग्रेच्युटी मिल रहा है, पूरा पूरा टैक्सेबल है। प्राची क्लियर है क्या? मतलब ग्रेच्युटी रिसीव्ड व्हाइल इन सर्विस बाय अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बाय अ प्राइवेट एम्प्लॉय, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन वही जगह पे कुलदीप अगर ग्रेच्युटी मिल रहा है रिटायरमेंट के बाद और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी का जितना भी पैसा मिल रहा है, जितना भी करोड़ों रुपए भी मिल रहे हैं ना, तो एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स नहीं है। ग्रेच्युटी बाय अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या होता है? एग्जम्प्ट होता है। मतलब आप गवर्नमेंट कंपनी में जॉब कर रहे हो, रिटायर हो गए तो गवर्नमेंट आपको पैसा दे रहा है, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, 100 रुपया, कुछ भी दे रहा है, XYZ दे रहा है, पूरा का पूरा आपके लिए क्या है? एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय यानी कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आपको ग्रेच्युटी का पैसा मिल रहा है तो वापस से इसके अंदर कंडीशन आता है कि आप कवर्ड हो अंडर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट कि नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट। सर ये हमको कैसे समझेगा? क्वेश्चन में बोलेंगे कि मिस्टर जो भी था ही इज कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट, ही इज नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी, ये बोलेगा वो, आपको नहीं सोचने का, क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा। अरे मिस्टर एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव ग्रेच्युटी, अरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिला, पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है, वो इनकम दिखाने की जरूरत नहीं है। मतलब जब अपन सैलरी का कैलकुलेशन करते उसमें ग्रेच्युटी आएगा तो अपने लिए क्या है? एग्जाम्प्ट है। कौन से सेक्शन में? 10।
ग्रेचुटी सेक्शन क्या है 10, एग्जाम अंडर सेक्शन 10। समझा क्या? एक्चुअल में 10 10 10 10 ए 10 10 डबल ए बोल सकते हैं आप, इसको क्लियर बोलो। 10 सब सेक्शन है इसका 10 10 10 10 10 क्लियर है ग्रेचुटी का सेक्शन। चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और इधर कवर्ड है अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, तो इसका मतलब इसका कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। कैसे? एक्चुअल रिसीव आपको कुछ ना कुछ तो मिला रहेगा, इसमें से एग्जम्प्ट कितना होगा तो माइनस लीस्ट ऑफ 1 2 3, ये तीनों में जो सबसे कम रहेगा उतना आपके इनकम जो भी आपको मिला था उसमें से माइनस होगा। जो माइनस होगा उसे आप एग्जाम्पशन कहते हो। तो ये माइनस क्यों करेंगे? गवर्नमेंट बोल रहा है आपको फॉर एग्जाम्पल 50 लाख रुपया ग्रेचुटी मिला, बट क्योंकि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और कवर्ड हो, तो गवर्नमेंट बोलता है देखो हम 3 कंडीशन कैलकुलेट करेंगे ग्रेचुटी का, इसमें जो सबसे कम रहेगा हम आपको उतना ही एग्जाम्पशन देंगे, इससे ज्यादा एग्जाम्पशन नहीं देंगे। एग्जाम्पशन मतलब माफी देंगे, और जो बच जाएगा उसके बाद आपको टैक्स भरना पड़ेगा। गवर्नमेंट के लिए फुल्ली एग्जाम, लेकिन नॉन गवर्नमेंट के लिए 3 कंडीशन, तीनों में जो सबसे कम अमाउंट रहेगा वो आपके एक्चुअल रिसीव में से माइनस होगा। समझा? दिमाग में बैठा? अब ये 3 कौन सा है? तो सबसे पहला है 20 लाख रुपए, जिसे आप कहते हो नोटिफाइड अमाउंट। कितना है? 20 लाख। नोटिफाइड अमाउंट ग्रेचुटी के लिए याद रखने का फिल इन द ब्लैंक है। जैसे मैंने कल एक एंटरटेनमेंट अलाउंस करवाया, एंटरटेनमेंट अलाउंस नोटिफाइड अमाउंट कितना है? 5,000 रुपए। ठीक है भाई, एंटरटेनमेंट अलाउंस फॉर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय नोटिफाइड अमाउंट है 5,000। ग्रेचुटी के लिए गवर्नमेंट नहीं भाई, नोटिफाइड अमाउंट कितना है? 20 लाख रुपए। क्लियर? कवर्ड हो नॉट कवर्ड हो, ग्रेचुटी का नोटिफाइड अमाउंट है 20 लाख रुपए। समझाइए? सेकेंड है जितना मिला है वो पूरा माइनस होगा, एक्चुअल रिसीव जितना मिला है वो माइनस होगा, या तो 20 लाख माइनस होगा, या तो फिर 15 दिन का सैलरी माइनस होगा, या तो फिर 15 डेज सैलरी, 15 दिन का सैलरी माइनस किया जाएगा। अब ये 15 दिन का सैलरी कैसे कैलकुलेट होगा वो भी यहाँ पे मैंने लिख के दिया है। 15 दिन का सैलरी कैसे कैलकुलेट होता है? इट इज बेस्ड ऑन द लास्ट ड्रॉन सैलरी, पिछले महीने जो मैंने सैलरी ड्रॉ किया था उसके ऊपर बेस्ड होगा। तो इसका कैलकुलेशन कैसे आएगा? 15 डेज का सैलरी है और एक महीने में 30 दिन नहीं है, कितना दिन लिया जाएगा? एक महीने में सिर्फ और सिर्फ 26 दिन लिया जाएगा। कितना दिन लिया जाएगा? फिर क्यों ऐसा? 4 संडे। तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया है नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ टू बी टेकन इज 26। ये पीडीएफ दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। यहाँ तक क्लियर हो गया? पक्का कुलदीप? तो 15 दिन का सैलरी कैसे निकलेगा? 15/26 इनटू सैलरी लास्ट ड्रॉन इनटू सैलरी लास्ट ड्रॉन, जो भी उसने सैलरी लिया रहेगा पिछले महीने में वो। लास्ट महीने में जो उसका पगार था वो, इनटू वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जरा ध्यान देना। 15 दिन का सैलरी कैसे निकलेगा? तो बेस्ड ऑन द लास्ट सैलरी ड्रॉन फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ द सर्विस और पार्ट एक्सेस ऑफ 6 मंथ, मतलब यहां पे आएगा इनटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। कितना साल उसने काम किया है ना, उतने साल का। अगर उसने 20 साल 5 महीना काम किया है ना तो 20 साल, लेकिन अगर उसने 20 साल 6 महीना काम कर दिया है तो 6 महीना मतलब आधा साल हो गया ना। आधे को अपन क्या करते हैं? राउंड ऑफ करते हैं 50 पैसे को, हाँ या नहीं? तो यहाँ पे 6 महीने से ऊपर हो गया तो आप उसे 20 साल नहीं लोगे, उसे कितने साल लोगे? 21 साल लोगे। 6 महीने से कम है तो 20, 6 महीने से ज्यादा है तो 21 हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा। किधर? कंप्लीटेड ईयर्स में। बात समझ में आ गया? हाँ जी। तो यहाँ पे 15/26 जो लास्ट सैलरी था वो इनटू कितना साल उसने कंप्लीट किया है वो, और कंप्लीटेड में 6 मंथ से ज्यादा है तो उसे राउंड ऑफ कर देने का। समझ में आया? 20 साल 7 महीना है तो 20 साल 7 महीना नहीं लिखेंगे, 21 ईयर्स लिखेंगे। लेकिन 20 साल 4 महीना काम किया है तो सिर्फ 20 साल ही लिया जाएगा,
4 महीने को इग्नोर करेंगे, समझा। तो अब इन 3 में जो सबसे कम अमाउंट होगा उसका ही आपको एग्जाम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 10। समझा ये? हाँ जी, पक्का समझा है। लेकिन आप नॉट कवर्ड हो, ये तो कवर्ड के लिए था 15 दिन का सैलरी, नॉट कवर्ड है पहले दो तो सेम ही है, नॉट कवर्ड है पहले दो सेम ही है, नोटिफाइड अमाउंट या तो ग्रेचुइटी रिसीव्ड सेम, एक्चुअल रिसीव्ड या तो नोटिफाइड, दोनों का कैलकुलेशन सेम रहेगा। ओनली द चेंजेस यहाँ पे आप 15 दिन का सैलरी निकालते हो, यहाँ पे 15 दिन का नहीं आधा सैलरी निकालते हो, उधर 15 दिन इधर आधा, सर सेम हो गया ना, हाफ 30 का आधा 15 होता है, बट वहां पे और यहाँ पे क्या फर्क है जरा ध्यान देना, इट इज हाफ मंथ सैलरी और यहाँ पे 30 दिन पूरा लिया जाता है, यहाँ पे कितना दिन लिया, यहाँ पे कितना दिन लिया, तो इधर का कैलकुलेशन आएगा हाफ इनटू, यहाँ पे सैलरी लास्ट ड्रॉन था, यहाँ पे सैलरी लास्ट ड्रॉन नहीं आता है, हाफ मंथ सैलरी बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ सैलरी, मतलब यहाँ पे 1 महीने का सैलरी है, यहाँ पे 10 महीने का एवरेज सैलरी। सर क्या फर्क आएगा, 10 महीने का एवरेज सैलरी है, एग्जाम्पल ये मेरा सैलरी फॉर एग्जाम्पल 10,000 है, इनटू 10 करूंगा डिवाइड बाय 10 करूंगा तो 10,000 ही आएगा ना सर, बोलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा कैसा सर, कोई पागल है क्या, ऐसा हर महीने थोड़ी पगार चेंज होता है, पगार तो सेम ही रहता है, बोला नहीं। अगर मैं कमीशन बेस पे काम कर रहा हूं उधर, तो 1 महीने में मेरा पगार 5,000 था, दूसरे महीने में मेरा 2,000 था, उसके बाद 8,000 था, तो यहाँ पे पगार चेंज होता है ना, इसलिए यहाँ पे एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स का मतलब है जो भी उसका 10 महीने का पगार था सबका टोटल लेने का, बेटा गिरेगा नहीं, इधर ध्यान दे, 1,000 2,000 3,000 5,000 जो भी उसका 10 महीने का पगार रहेगा, तो यहाँ पे आएगा सैलरी इनटू 10 डिवाइडेड बाय 10। अब सैलरी इनटू 10 जरूरी नहीं है, सैलरी ऑफ 10 मंथ्स भी आप लिख सकते हो, मैंने क्या लिखा यहाँ पे सैलरी इंटू 10, बट आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, समझा ये, सैलरी ऑफ 10 मंथ्स। अब 10 मंथ मतलब पहला मंथ दूसरा मंथ अप्रैल से चालू होता है, अभी लास्ट 10 मंथ्स बोला है, तो अगर मार्च में मेरा साल खत्म हो रहा है, अभी रिटायर वो कभी हो रहा है अपने को मालूम नहीं है, अगर वो रिटायर दिसंबर में हो रहा है तो अप्रैल से लेके दिसंबर 9 मंथ्स ही होता है, तो अप्रैल के पहले उसका पगार फॉर एग्जाम्पल मार्च में क्या था वो देखने का, उसके बेसिस पे एवरेज लेने का। अरे समझा, अगर वो जैन में रिटायर हो रहा तो भाई 10 महीना आ गया है, तो 10 महीने का पगार पहले अप्रैल में कितना था, मई में कितना था, जून में कितना था, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी से 10 महीने का टोटल ले लो और डिवाइड बाय क्या कर दो 10, वहां पे 15 डिवाइड बाय 26 इंटू सैलरी लास्ट ड्रॉन और यहाँ पे हाफ इंटू सैलरी ऑफ 10 मंथ्स डिवाइड बाय 10 इंटू, वहां पे मैं लिख रहा था कंप्लीटेड ईयर्स और यहाँ पे मैं लिखने वाला नंबर ऑफ डेज, सॉरी नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। अब यहाँ पे और वहां पे फर्क क्या है, यहाँ पे आता है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, उसमें इसमें फर्क ये है कि यहाँ पे राउंड अप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, यहाँ पे राउंड अप हो रहा है क्या, 6 महीना देखा जाता है, पर यहाँ पे 6 महीने का कुछ कंसीडर नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा। फर्क दोनों में ये है, यहाँ पे कंप्लीटेड में 6 मंथ्स देखा जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स में 6 मंथ्स नहीं देखा जाएगा, 2 मंथ्स नहीं देखा जाएगा, 1 मंथ नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स डायरेक्टली लिया जाएगा। फर्क समझ में आ गया, बस ये दोनों में चेंज है। पहला पार्ट समझ में आया, ग्रेचुइटी कब मिलता है, ग्रेचुइटी रिटायरमेंट के टाइम पे। ग्रेचुइटी क्या होता है समझ में आया क्या, ये कौन देता है, बॉस किसको देता है, अपने एम्प्लॉय को, क्यों, नहीं भाई रिटायर हो रहा है कुछ तो पैसा चाहिए, तो आपको जब भी ग्रेचुइटी 2 चीज याद रखने का है, सर्विस करते समय फुल्ली टैक्सेबल, लेकिन रिटायर हुआ तो गवर्नमेंट है कि नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट है तो फुल्ली एग्जाम, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं, पूरा एग्जाम रहेगा, लेकिन नॉन गवर्नमेंट है तो ग्रेचुइटी कवर्ड नॉट कवर्ड, कवर्ड है तो 15 दिन का सैलरी, नॉट कवर्ड है तो हाफ 10 महीने का सैलरी, समझा, क्लियर है, वहां पे कंप्लीटेड ईयर्स और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स, अंडरस्टूड। तो ये आपका पहला पार्ट हुआ अंडर सेक्शन 1010, ग्रेचुइटी इज एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 1010, एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 1010, क्लियर। एग्जाम्पशन में क्या आएगा, इन तीनों में जो सबसे कम है वो सेम, इधर भी इन तीनों में जो सबसे कम है वो,
अगर नॉट कवर्ड है तो ये 3, कवर्ड है तो ये 3। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो है पेंशन। कल के सब में था पेंशन, पर मैंने बोला था अपन नेक्स्ट आराम से करेंगे। आ जाते हैं पेंशन की तरफ। पेंशन के अंदर क्या होता है, जरा थोड़ा ध्यान से पेशेंस रख के सुनो। पेंशन का मतलब क्या हुआ? पगार। पेंशन का मतलब ही पगार है। तो सर इसको पगार क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये बिना सर्विस के मिल रहा है। सैलरी कब मिलता है? सर्विस कर रहे हो और पगार मिल रहा है। यहाँ पे आप रिटायर हो गए हो, घर बैठे हो, घर बैठे बैठे पगार आ रहा है, और इसके लिए उसको पगार नहीं बोल के क्या बोला जाता है? पेंशन। फर्क समझ में आ गया क्या? हाँ जी। तो पेंशन में 2 टाइप के पेंशन होते हैं, एक होता है कम्यूटेड और एक होता है अनकम्यूटेड। कम्यूटेड, अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल है, कुलदीप एक कंपनी में जॉब कर रहा था, सालों से काम कर रहा था, अब वो रिटायर हो गया। अब रिटायर हो गया तो उसकी कंपनी बोला भाई इसने तो इतना सर्विस दिया है, हर महीने इसको हम लोग 5-5 हजार पेंशन देंगे। इसको पड़ी नहीं थी, इसके अकाउंट में आराम से 5 हजार आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे। इसने इसके बॉस को बोला कि मुझे पैसे की जरूरत है। इसके बॉस बोला हाँ रिटायर हुआ, आप पेंशन देते हो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। इसे कहते हैं अनकम्यूटेड। क्या कहते हैं? अनकम्यूट। अनकम्यूट, कम्यूट मतलब लेना, अनकम्यूट मतलब नहीं लिया है, अकाउंट में आ रहा है, एज ए सैलरी जमा होते जा रहा है। बैंक में से वो पैसा निकालेगा, वो बात अलग है। पेंशन आया बैंक में, इसने पैसा निकाला, यूज किया, वो बात अलग। क्या उसने बॉस से पेंशन के बदले में कुछ एडवांस पैसा लिया है क्या? नहीं। अगर वो पेंशन के बदले में एडवांस लेता तो उसे कहते हैं कम्यूटेड पेंशन। बाउंसर, बाउंसर, वेरी गुड, लगा मेरे को बाउंसर में। आता है कुलदीप इधर, आराम से। आज कुलदीप दिखेंगे हमको वीडियो में, आ जाइए। नो कुलदीप वाज हार्म ड्यूरिंग दिस लेक्चर, कम फास्ट। और दिस इज कुलदीप, हाय बोल दो वहाँ पे। हाय। माइक दे दो तेरे को, और एक माइक चाहिए? ओह नहीं, उन लोग को आवाज जाना चाहिए ना, तेरा आवाज लगना चाहिए कि हाँ कुलदीप का कुछ माइक है। जो भी है भाई, कुलदीप के ऊपर कमेंट कर देना, ये हमारा कुलदीप है। यू कैन हैव दिस माइक, लगा लो ना ऐसा। ये देख देख ऐसा, ये देख बेटा, छोड़ दे, ना हो पाएगा तेरे से। कैमरा में भी तू ऐसे ही कर रहा है, तू भी इधर ध्यान दे। ये मेरा बॉस है, मैं इसके अंदर काम कर रहा हूँ, बॉस जैसा तो रहे, ठीक है। अब मैं इसके पास जॉब कर रहा हूँ, ये मुझे पगार दे रहा था, अंधा पैसा, ये मेरे को बहुत पैसा दे रहा था, ठीक है। मैं रिटायर हो गया भाई, दाढ़ी बीड़ी पक गई, अब क्या रिटायरमेंट होने का। तो हाँ भी बोल रही बराबर है। अब मैंने इसको क्या बोला, देखो बॉस रिटायर हो रहा हूँ, देखो ना इधर देखो, मैं रिटायर हो रहा हूँ, आप मुझे पेंशन देने वाले हो कि नहीं? नहीं बोलता है, हाँ या नहीं? हाँ, अच्छा खड़े बॉस में लग रहा हूँ भाई। हाँ, आप मुझे पेंशन दोगे? हाँ। जोर से बोलो, माइक में आवाज नहीं। हाँ। नो कुलदीप बॉस, हम आगे एडजस्ट करके लेना, ठीक है। आप मुझे पेंशन दोगे? हाँ। कितना दोगे? 5,000। 5,000? 5,000 का आदमी लग रहा हूं मैं। चल ठीक है, 5,000 एडजस्ट कर लिया, अभी तो ध्यान दे। लेकिन बॉस प्रॉब्लम एक है कि मुझे आज ना लाख रुपए की जरूरत है। क्या? लाख रुपए की जरूरत है, आप दे सकते हो क्या? नहीं बोलता है। हाँ अबे देना, मेरे पास ही नहीं है। कंपनी बंद कर, बोलना हाँ या नहीं। हाँ। देगा। अब जैसे लाख रुपए देने की बात आई तो इसने मेरे को पूछा कि लाख रुपए लेते रहे हो, लौटाओगे कब? क्या पूछा इसने? लौटाओगे। तो मैंने बोला देखो बॉस, मैं तो वैसे भी अभी जॉबलेस होने वाला हूँ, पगार तो आ रहा नहीं, आपके पेंशन पे जिंदगी कटने वाली है, आप मुझे लाख रुपया दे दो, जो मुझे 5-5 हजार महीने का पेंशन देने वाले थे ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा काट लेना, पूरा मत करना क्योंकि मेरे घर भी चलाने का है। तो आप एक काम करना, 5,000 में से 2,000 कट करना, जब तक वो लाख रुपया कवर नहीं होता है तब तक। इसका मतलब मैंने क्या किया मालूम है? जो ये मुझे पेंशन 5,000 देने वाला था, उसमें से 2,000 मैंने क्या किया? कम्यूट किया, और 3,000 क्या है? अनकम्यूटेड। समझा? वो जो
3,000 रुपए है वो तो मेरे अकाउंट में डायरेक्टली आएगा, लेकिन 2,000 आएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो 2,000 के बदले में मैंने पैसा ले लिया है, कम्यूट कर लिया है, उसे कहते हैं कम्यूटेड पेंशन। समझा आपको? नहीं तो उधर की आवाज इधर आ जाएगी। थैंक यू सो मच कुलदीप। स्टार्ट। आराम से भाई। हाँ ओके, वापस ध्यान देते। तो अब मैंने बताया पेंशन के अंदर कौन से पेंशन होते हैं, कम्यूटेड और अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड का मतलब क्या है कि बॉस सैलरी दे रहा है, आपके अकाउंट में आ रहा है, आने दो, आएगा, पैसा यूज करोगे, आपका काम चलते रहेगा। कम्यूटेड का मतलब क्या है, आपने बॉस से एडवांस ले लिया है और उस एडवांस को आप क्या करोगे, आपके पेंशन के साथ एडजस्ट करके लोगे। समझा कम्यूटेड अनकम्यूटेड का कंसेप्ट कुलदीप? बराबर है। अगर वो अनकम्यूटेड है तो फुली टैक्सेबल, क्योंकि वो तो पगार है, पगार तो आपके लिए टैक्सेबल ही होगा। लेकिन अगर आपने कम्यूट किया है तो आपको पूछा जाएगा कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, पेंशन कम्यूट किया है, पूरा एग्जाम, ग्रेच्युटी मिला एग्जाम, पेंशन मिला एग्जाम। कौन सा पेंशन? कम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड नहीं है, अनकम्यूटेड नहीं। कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जाम्प्ट होता है। एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, मेंबर्स ऑफ डिफेंस सर्विस, ये सब के लिए एग्जाम्प्ट होता है। इन शॉर्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जाम्प्ट होता है। लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो वहां पे क्या पूछा जाएगा, कवर्ड नॉट कवर्ड। तो यहाँ पे पूछा जाएगा ग्रेच्युटी रिसीव्ड, ग्रेच्युटी नॉट रिसीव्ड। मतलब क्या वो कंपनी आपको ग्रेच्युटी पे कर रही है या ग्रेच्युटी नहीं पे कर रही है। तो यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट को पूछा जाएगा इफ द एम्प्लॉय इज इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेच्युटी, इफ द एम्प्लॉय डज नॉट रिसीव एनी ग्रेच्युटी। मतलब यहाँ पे पूछा जाएगा ग्रेच्युटी रिसीव्ड है या ग्रेच्युटी नॉट रिसीव्ड है। अगर ग्रेच्युटी रिसीव्ड है तो आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, जितना भी आपने पेंशन कम्यूट किया है, जितना भी पेंशन आपने कम्यूट किया वो आपका एक्चुअल रिसीव्ड है, उसमें माइनस करना पड़ेगा 1/3 ऑफ कम्यूटेड पेंशन, 1/3 ऑफ कम्यूटेड पेंशन। बराबर है। और यहाँ पे पेंशन जो होगा वो सिर्फ पेंशन नहीं होगा, 100% पेंशन होगा। 1/3 ऑफ कम्यूटेड पेंशन डिवाइडेड बाय कम्यूटेड परसेंटेज इनटू 100। अब ये इसने उसकी लैंग्वेज में लिखा है, बुक का लैंग्वेज है, मेरा लैंग्वेज है 1/3 ऑफ 100% ऑफ कम्यूटेड पेंशन। यहाँ पे परसेंटेज लोग नहीं लिखा है, कितना है वो नहीं लिखा, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कितना परसेंट आएगा, 100%। क्योंकि जो भी मैंने पेंशन कम्यूट किया है, मैंने क्या बोला था एग्जाम्पल में, 5,000 मेरा 100% पेंशन है, उसमें से मैंने कम्यूट कितना किया है, 2,000, तो 2,000 कितना हुआ, अप्रोक्सीमेट 10 to 20% हो गया, हाँ या नहीं। तो अगर मैंने 2,000 रुपया कम्यूट किया है, मतलब मैंने 20% कम्यूट किया है, तो 100% कितना हुआ वो कैलकुलेट करूंगा, उसका कितना माइनस करूंगा, 1/3। समझ में आया? तो हम लोग को यहाँ पे 1/3 कितना माइनस करना है, 100% ऑफ कम्यूटेड पेंशन। अगर आप ग्रेच्युटी नॉट रिसीव्ड हो तो हाफ ऑफ 100% पेंशन। तो रिसीव के अंदर क्या डालोगे और अनरिसीव्ड में क्या डालोगे, समझ में आया? 1/3 एंड हाफ, दोनों में सेम कंडीशन। तो जितना भी आपका कम्यूटेड पेंशन है उसके अंदर माइनस होगा 1/3 या तो हाफ। इसका सेक्शन की बात करूंगा तो इसका सेक्शन है 10(10)(a। पहला था 10(10), अब आया 10(10)(a। क्लियर है क्या? ग्रेच्युटी फिर पेंशन, सीक्वेंस क्लियर हो गया? पेंशन में कम्यूटेड अनकम्यूटेड, कम्यूटेड का मतलब, अनकम्यूटेड का मतलब, अनकम्यूटेड फुली टैक्सेबल, कम्यूटेड गवर्नमेंट के लिए एग्जाम, नॉन गवर्नमेंट के लिए ग्रेच्युटी रिसीव्ड, ग्रेच्युटी नॉट रिसीव्ड। ग्रेच्युटी रिसीव्ड है तो 1/3, ग्रेच्युटी नॉट रिसीव्ड है तो हाफ। बात समझ में आ गया क्या? पक्का? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो है तुम्हारा लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट का मतलब क्या होता है कि छुट्टी के बदले में पैसा दोगे क्या? छुट्टी के बदले में कौन पैसा देता है? छुट्टी नहीं लिया उसके बदले में पैसा दोगे क्या? हाँ। अब ये होता क्या है, देखो अब अभी आपका फ्यूचर स्टार्ट होगा, आप जॉब पे लगोगे और कोई अच्छे कंपनी में जॉब पे लगते हो, तो अभी आजकल की कंपनी देती नहीं है, बट बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी कंपनी में 1 साल काम करोगे तो आपको वो कंपनी 30 डेज का लीव अलाउ करती है। 1 ईयर के अंदर 30 डेज का लीव अलाउड है।
1 ईयर में कितने डेज का लीव अलाउ है? 30। समझ में आया? मतलब बाय डिफॉल्ट एक कंपनी कहता है अगर आप पूरा साल काम करें तो 30 पेड लीव अलाउड है। उसे क्या कहते हैं? पेड लीव। पेड लीव मतलब आपने छुट्टी भी लिया ना तो भी आपको पगार मिलेगा। छुट्टी भी लिया है तो भी पगार मिलेगा। अगर मैंने छुट्टी ले लिया मतलब लीव ले लिया है, और छुट्टी नहीं लिया मतलब लीव नहीं लिया है। समझ में आया? तो यहाँ पे होता है लीव एनकैशमेंट। रिटायरमेंट बेनिफिट है ये भी, वाइल इन सर्विस नहीं आएगा। तो अगर रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस फुल्ली टैक्सेबल। पेंशन का भी सीन सेम है, अगर आप सर्विस कर रहे हो और पेंशन मिल रहा है फुल्ली टैक्सेबल, वैसे भी वो टैक्सेबल ही था। यहाँ पे भी लीव काम करते करते मिल रहा है फुल्ली टैक्सेबल है। लेकिन आप रिटायर हो गए तो रिटायर हो गए, फिर से गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट है तो फुल्ली एग्जम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट है तो यहाँ पे 4 कंडीशन है। चारों में से जो सबसे कम आएगा उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। सबसे पहला जितना मिला है वो कहाँ गया भाई? इधर लिखा है क्या? वो नोटिफाइड अमाउंट है बेटा। पहला है नोटिफाइड अमाउंट। कितना है नोटिफाइड अमाउंट? जैसे ग्रेचुटी में कितना था? 20 लाख। इधर कितना है? 3 लाख। देखो सैलरी में क्या क्या याद रखना पड़ रहा है, कंसेप्ट बहुत वास्ट है, बट जितना पढ़ा रहा उतना याद रखो बस हो जाएगा। एंटरटेनमेंट का नोटिफाइड अमाउंट 5000, ग्रेचुटी का नोटिफाइड अमाउंट 20 लाख, लीव एनकैशमेंट का 3 लाख। तो सबसे पहला है नोटिफाइड अमाउंट 3 लाख रुपए। फिर है लीव एक्चुअल रिसीव्ड, मतलब यहाँ पे आ गया एक्चुअल रिसीव्ड, जितना मिला है वो। नोटिफाइड अमाउंट 10 महीने का सैलरी, यहां पे आएगा 10 मंथ सैलरी। अरे समझा? या तो फिर कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव, मतलब यहां पे आएगा कैश इज इक्वल्स टू लीव। यहां पे दिया हुआ है, स्पेसिफाई भी क्या है, ऑन लीव एंटाइटलमेंट कैन नॉट एक्सीड 30 डेज फॉर एवरी ईयर फॉर एक्चुअल सर्विस। फॉर एवरी ईयर मतलब एक साल अगर आप काम करोगे तो आपको कितना लीव अलाउड है? वो नहीं भी बोलता तो भी ये रूल आपको मालूम था। तो ये 4 कैलकुलेशन है। सबसे पहला है नोटिफाइड अमाउंट, दूसरा है एक्चुअल रिसीव्ड, तीसरा है 10 मंथ सैलरी, एंड चौथा है लीव इक्वल्स टू कैश। सर लीव इक्वल टू कैश क्या होता है एक बार एक्सप्लेन करो तो 3 तो समझ में आ गया। मैंने एक कंपनी में 20 साल काम किया। कितना साल काम किया? 1 साल काम करोगे तो 30 दिन का छुट्टी है। सर 30 दिन का मतलब 1 मंथ हुआ, है या नहीं? तो अगर आप 1 साल काम करते हो, 1 ईयर काम करोगे तो आपको कितने मंथ का पगार मिलेगा? 30 दिन मतलब 1 मंथ। मतलब 1 ईयर का लीव है तो कैश कितना है? 1 मंथ का सैलरी। अरे समझा? तो अगर मैं 20 साल काम करूंगा तो 20 महीने का कैश मिलेगा। 1 साल 1 मंथ, 20 साल 20 मंथ। लेकिन अगर ये 20 साल में से मैंने 10 साल का छुट्टी ले लिया है तो मतलब 10 महीने का पगार भी ले लिया है, तो मेरा सैलरी कितना होगा? सिर्फ 10 साल का। तो लीव इक्वल टू कैश क्या है समझा अभी? पक्का? इसका सेक्शन है 10 ए। अभी याद हो जाएगा, टनाटन ध्यान दे। 10 ए 10 ए 10 अरे क्या हो जाए 10 ए। समझ में आया क्या? टन टारा नहीं है, नहीं तो कुलदीप उसके लिए रेडी था। 10 ए। समझ में आ गया क्या? देखो सैलरी का नाम अपन ने यू कैन से 80% कंप्लीट कर लिया आज। कल एक बेसिक सम किया था वो, और आज ये 3 चीज। अभी 2 पार्ट और रह गया, वो भी समझ गया तो सैलरी इतना ही है। मैं शॉर्ट में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, और डेप्थ इतना है तो शॉर्ट सोचो तुम्हारे कॉलेज वाले कितना शॉर्ट करेंगे। समझ में आ गया? तो इसके लिए बोल रहा हूँ जो भी पढ़ा रहा हूँ जरा ध्यान से करना, ठीक है? अभी क्वेश्चन आ गया एक, बट वो क्वेश्चन ये पहले आपको मैंने क्या क्या बताया एक बार रिवाइज करता हूँ। ग्रेचुटी क्या होता है? रिटायरमेंट बेनिफिट, सेक्शन 1010। अगर सर्विस है तो फुल्ली टैक्सेबल,
गवर्नमेंट है तो फुल्ली एग्जाम, नॉन गवर्नमेंट है तो कवर्ड या नॉट कवर्ड। कवर्ड है तो 15 दिन का सैलरी, नॉट कवर्ड है तो हाफ मंथ का 10 महीने का सैलरी। समझ में आया क्या? पेंशन में कम्यूटेड, अनकम्यूटेड। कम्यूटेड है तो गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट। अनकम्यूटेड फुल्ली टैक्सेबल होता है। कम्यूटेड के अंदर गवर्नमेंट है तो एग्जाम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट है तो ग्रेच्युटी रिसीव्ड, ग्रेच्युटी नॉट रिसीव्ड। ग्रेच्युटी रिसीव्ड है तो 1/3, ग्रेच्युटी रिसीव्ड नहीं है तो हाफ। लीव एनकैशमेंट गवर्नमेंट के लिए एग्जाम, नॉन गवर्नमेंट के लिए 4 कंडीशन है। नोटिफाइड अमाउंट, एक्चुअल रिसीव, 10 मंथ सैलरी, लीव इक्वल टू कैश। क्लियर है? थोड़ा सा याद होने में मुश्किल होगा, लेकिन इसके बाद सम्स करेंगे तो और आसान हो जाएगा। ठीक है क्या? चलिए देखते सम क्या दिया है। मिस्टर धर्मेश गांधी, एन एम्प्लॉय ऑफ टाटा लिमिटेड। देखो क्लियरली बोला है, धर्मेश गांधी एम्प्लॉय कहाँ का है? टाटा लिमिटेड। कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट, इज कवर्ड, ये भी मिल गया अंडर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972। रिटायर्स ऑन 31 Jan 2023 आफ्टर 35 years 7 months ऑफ सर्विस। क्या बात है, दिमाग में एक चीज आ गया, 36 लेने का है। समझ में आ गया? पहले लाइन पे पता चला वो कभी रिटायर हुआ है, 31 दिसंबर को, सॉरी जनवरी को, बराबर है। मतलब उसने कितना मंथ काम किया है? अप्रैल से जैन, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन, 10 महीना काम किया। तो हमारा जो कैलकुलेशन रहेगा वो 10 महीने का आएगा। चलिए देखते हैं ऐसा कुछ होता है क्या। मैं इधर कैलेंडर बना देता हूँ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ठीक है, चलिए ठीक है। आगे दिया एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब वो रिटायर हो रहा था, his employer paid him gratuity of 65,000। क्या बात है, ग्रेचुटी मिला। तो अपने को एग्जाम्पशन दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये तो प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था और कवर्ड है, तो अपना इसका कैलकुलेशन आएगा, पहला कैलकुलेशन आएगा ग्रेचुटी का। समझ में? एक्चुअल रिसीव कितना है? 65। उसमें से 3 में से कोई जो कम रहेगा वो माइनस करना पड़ेगा, या तो 20 लाख, या तो 65, या तो 15 दिन का सैलरी। जो भी कम रहेगा वो हम माइनस करेंगे और उतना बच जाएगा वो आपको टैक्सेबल होगा। समझाइए? चलिए ठीक है। एंड रिसीव 50,000 बीइंग accumulated balance of statutory provident fund। statutory, जिधर भी ये वर्ड दिखा ना statutory, एग्जाम, क्या? एग्जाम। statutory मतलब गवर्नमेंट, statutory मतलब, और गवर्नमेंट का कुछ भी पैसा क्या है? एग्जाम। गवर्नमेंट के पैसे पे टैक्स चढ़ने वाला नहीं है, इसलिए अपने माँ बाप बोलते बेटा गवर्नमेंट कंपनी में जॉब कर। क्यों? क्योंकि बेनिफिट भी है और टैक्स भी नहीं है। ग्रेच्युटी एग्जाम, पेंशन एग्जाम, लीव एग्जाम, सुपर एन्युएशन फंड एग्जाम, प्रोविडेंट फंड एग्जाम, इनकम तो बहुत मिलेगा और टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या? बेनिफिट समझा? इसलिए पढ़ लिख के गवर्नमेंट कंपनी में जॉब ढूंढो, प्राइवेट में नहीं, क्योंकि ये सारी चीजों से बच जाओगे। ठीक है, मिलता नहीं है, मुश्किल है आजकल ओपन कैटेगरी को जॉब मिलना, बट फिर भी ट्राई करते रहने का, बराबर है। चलिए ठीक है, तो अभी मैंने ही बताया 50,000 किस चीज का मिला है? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी मतलब गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है, एग्जम्प्ट है, तो ये तो आएगा नहीं। उसके बाद द ड्यू डेट्स ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस एक्सेट्रा, मतलब जो उसको सैलरी मिलने वाला अभी था, जो उसको डियरनेस अलाउंस मिलने वाला, उसका ड्यू डेट क्या दिया है? द ड्यू डेट ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस एक्सेट्रा आर द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ एंड वेयर पेड ऑन द ड्यू डेट। ये कंफ्यूज कर रहा है मेरे को? नहीं, ये एक इंफॉर्मेशन दे रहा है जो इस सम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुलदीप ने अप्रैल में काम किया है तो उसका पगार तो अप्रैल में देना चाहिए, लेकिन इसे बोला नहीं, सैलरी और अलावेंस का ड्यू डेट महीना का खत्म होने के अगले महीने के 1 तारीख को देता हूं मैं। द ड्यू डेट ऑफ सैलरीज एंड अलावेंसेस एक्सेट्रा वाज द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। मतलब क्या है यहाँ पे? अभी तक अप्रैल में काम करेगा तो इसका पगार कब मिलेगा? अप्रैल के बाद मार्च आता है, मई में आता है, तो अप्रैल का पगार कब मिलेगा? मई में। मई का पगार जून में, जून का पगार जुलाई में, एंड सो ऑन। तो भाई इसने तो अपना तो कैलेंडर इधर से चालू हो रहा है, तो इसको जो पगार है जैन का पगार फेब में मिलेगा, बट अपने प्रीवियस ईयर में तो आ रहा है ना, मतलब इसको 10 महीने का पगार मिलेगा ही मिलेगा, तो 11 महीने का मिलेगा। सर
10 महीना काम किया, आप 11 महीना कैसे बोल रहे हो? आप बोलो कैसे बोल रहा हूं मैं? अप्रैल में काम किया, मई में मिला, मई का जून में, जुलाई का अगस्त में, अगस्त सितंबर, हाँ तो जैन का पैसा फेब में मिलेगा ना, पगार तो 10 महीना ही हुआ ना। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन, जैन का पैसा फेब में मिल रहा है, बट पैसा तो 10 महीने का ही मिल रहा है ना। बट मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 11 महीने का कैलकुलेशन, 11 महीने का पगार। कैसे सर कैसे? मतलब ये जो मार्च था पिछले साल का, उसका पैसा अप्रैल में मिला, अभी अपने प्रीवियस ईयर में आ गया, आया कि नहीं? तो यहाँ पे अप्रैल का जैन का फेब में आया, वो 10 महीना तो मिला ही, प्लस मार्च का भी पगार अप्रैल में आया है, क्योंकि अप्रैल का इधर गया बट मार्च का तो अप्रैल में आया ना। प्रीवियस ईयर में कितने महीने का पगार आएगा, ये पॉइंट समझना था इस सब में। और ऐसे ट्विस्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये छोटे छोटे ट्विस्ट है, बाकी आप पूरा सम समझ लोगे, बट ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको समझने के। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे द ड्यू डेट ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस एक्सेट्रा वाज द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ एंड वी आर पेड ऑन द ड्यू डेट। अच्छी बात है, ड्यू डेट भी पे कर दिया। आगे क्या दिया? ही वॉज एंटाइटल फॉर मंथली पेंशन, ग्रेचुटी भी है, पेंशन भी है। ही वॉज एंटाइटल फॉर अ मंथली पेंशन ऑफ 400 with effect from the first day of the Feb 23 which became due date on the last day of the month। मतलब यहाँ पे पेंशन का ड्यू डेट लास्ट मंथ है और अपने को उस दिन पे भी हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ सैलरी अलावेंस जैसा कि सैलरी का अप्रैल का है तो मई का है तो नहीं, इधर हुआ फेब का है तो फेब में ही मिलेगा, मार्च का है मार्च में मिलेगा। मतलब इसका पेंशन कब से चालू होगा? फेब से। तो फेब में उसको पेंशन कितना मिलने वाला है? 400 रुपए। मार्च में अभी तक कहीं पे ऐसा वर्ड यूज किया कम्यूट किया उसने, मतलब उसका पेंशन अनकम्यूटेड ही है, ऐसा बोला ही नहीं है कहीं पे कि भाई उसने पैसा लिया कम्यूट किया, ऐसा कहीं नहीं बोला है। मतलब ये 400 उसके लिए क्या है? अनकम्यूटेड है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन समझ गया, सॉल्यूशन बहुत चिंदी है, समझो क्वेश्चन। आगे बढ़ता हूँ, विच बिकेम हो गया प्रोफेशन टैक्स, तो डिडक्शन आ जाएगा। उसके बाद क्या है? कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ धर्मेश फॉर द असेसमेंट डेट 23-24 ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बेसिक सैलरी दिया है, हाउस रेंट अलाउंस दिया है, टैक्सेबल वैल्यू कितना है 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड, प्रोजेक्ट अलाउंस दिया है, बोनस पेड ड्यूरिंग द ईयर है, his retirement encashment of the on leave to the credit 15 month he received 37,500। चलिए देखते क्या है। ग्रेचुटी है, पेंशन है, लीव है और बाकी सारी चीजें दी गई है। यहीं पे बना दूं कि नेक्स्ट पेज पे इसके ऊपर लिख दूं? उधर ही कर दूं? चलो उधर ही। फॉर्मेट तो आपको मालूम है ना, कंप्यूटेशन इनकम मिस्टर धर्मेश गांधी, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर डाल दोगे एंड सेम कैलकुलेशन करना है, ये तो पक्का है ना? हाँ, यहाँ पे आ जाते, यहीं पे मैं कर देता हूँ खाली सॉल्यूशन, या क्वेश्चन सामने रहेगा तो इजी हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं सेम कैलकुलेशन। सबसे पहला सैलरी कितना? बेसिक सैलरी 2500 इंटू 11 मंथ्स, 10 मंथ्स नहीं। चलिए कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है? 2,75,000 सही है। यहाँ पे 2,75,000। हाँ जी, बराबर बराबर हो गई है। सुहानी की उम्र, सुहानी ने बोली है, सुहानी बेसिक सैलरी हो गया। हाउस रेंट अलाउंस कितना मिल रहा है? 400 रुपया पर मंथ। आगे बोला है 50% अमाउंट रिसीव्ड इज टैक्सेबल, मतलब इसमें टैक्स कितने अमाउंट पे? सिर्फ 50% पे। तो दो तरीका है, खाली टैक्सेबल अमाउंट दिखाओ या तो पूरा दिखा के कितना एग्जाम्प्ट हुआ वो दिखाओ, बाकी टैक्सेबल। दोनों तरीका बता रहा हूं। पहला मैं लिखूंगा हाउस रेंट अलाउंस कितना मिल रहा है मेरे को? 400 रुपए पर मंथ। इधर भी 11 महीना ही आएगा तो ये हो जाएगा 4400 लेस एग्जाम अंडर सेक्शन 1013A। मैंने कल बताया था, आपको याद नहीं है 13 है, 10 तो याद रखने का। ठीक है, कितना एग्जाम है? 50%। तो 50% कितना हुआ? 50% कितना आएगा? 200 इंटू 11,
400 का आधा ना, तो ये 2200 एग्जाम्प्ट आएगा, तो इसमें माइनस करेंगे तो टैक्सेबल कितना, दिस इज माई टैक्सेबल अमाउंट। ये या तो डायरेक्ट तरीका क्या था अभी था, हाउस रेंट अलाउंस 50% ही टैक्सेबल है ना, तो 200 इंटू 11 2200, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, प्रेजेंटेशन के ऊपर आपको कैसा प्रेजेंट करना है, तो भाई ये भी हो गया। प्रोजेक्ट अलाउंस पेड ड्यूरिंग द ईयर, इनकम है, टैक्सेबल है। प्रोजेक्ट अलाउंस कितना मिल रहा है, प्रोजेक्ट अलाउंस 12,000, तो भैया 12,000 फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, फिर बोनस मिल रहा है, कितना मिल रहा है बोनस अलाउंस, बोनस हो गया। अभी लीव एनकैशमेंट, ग्रेचुटी, पेंशन, पेंशन पहले लिख देता हूँ क्योंकि पेंशन में टेंशन नहीं है, क्योंकि ये मेरा क्या है, अनकमिटेड पेंशन है। अनकमिटेड तो फुल्ली टैक्सेबल ही होता है ना, यहाँ पे डायरेक्टली पेंशन अनकम्यूटेड। कितना है भाई, 400 400 800 रुपए ऑलरेडी लिखा मैंने वहां पे, बराबर। अब हम आ जाते हैं ग्रेचुटी पे। ग्रेचुटी कितना मिला भाई, ग्रेचुटी रिसीव हुआ है 65, तो भाई इसे दिखाऊंगा इनर कॉलम में 65, समझा। अब इसके नीचे लिखूंगा लेस एग्जाम अंडर सेक्शन 1010, ग्रेचुटी 1010, पेंशन 1010 है, ग्रेचुटी। ठीक है, अब 3 कैलकुलेशन होगा, 1 2 और 3। सबसे पहला है नोटिफाइड अमाउंट, कितना 20 लाख, फिर है एक्चुअल रिसीव कितना 65,000, या तो 15 दिन का सैलरी, बराबर है। चलिए यहाँ पे 15 दिन का सैलरी, 15 इंटू 26, सॉरी 15 डिवाइड बाय 26, लास्ट उसका सैलरी कितना था 2500 रुपए, इंटू कितना साल काम किया, 35 साल 7 महीना मतलब 36 मंथ, बराबर है। तो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 51923.07, तो बस 3 रहने दो ना, 07 है, मतलब 51,923। अब इन तीनों में सबसे कम कौन सा अमाउंट है, 20,65,000 के 51, एग्जाम कितना मिलेगा 51,000, समझ में आया क्या, 51,923 माइनस कर दो, बचा कितना, 35 साल 7 महीना ना बेटा, चलो माइनस करो, कितना आ रहा है 30,000, नहीं 30,000 की बोलो, 11,000 या 10,000, 9,000, 13,070, क्लियर है यहाँ तक, अरे हाँ, चलिए ठीक, ये हो गया आपका। नेक्स्ट ग्रेचुटी समझ में आ गया, पेंशन हो गया, अब लीव सैलरी, लीव एनकैशमेंट कितना मिल रहा है 15 महीने का, उसका 37,500 लेस एग्जाम 1010 ए। अब इधर भी 4 कैलकुलेशन आएगा, लीव में 4 आता है, 1 होता है क्या नोटिफाइड अमाउंट, कितना है 3 लाख, दूसरा है एक्चुअल रिसीव 37,500, तीसरा है 10 महीने का सैलरी 2500 इंटू 10, और चौथा है लीव इक्वल टू कैश। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, इसका भी कैलकुलेशन आ गया 25,000। अब ये कैलकुलेटर, इस बंदे ने कितना साल काम किया है, 35 साल 7 महीना, तो 7 महीना काउंट नहीं होता यहाँ पे 7 महीना काउंट नहीं होगा, एक साल में 30 दिन होता है, पूरा साल कंप्लीट हुआ गया, तो इधर काउंट नहीं, मतलब इसने कितना काम किया है, सिर्फ 35 कितना काम किया उसने साल, 35 ईयर्स ही काम किया है, तो 35 साल काम किया है, तो 35 महीने का पगार मिलेगा, बट उसमें से उसने कितना लीव ले लिया है, 15 महीना ले लिया है, तो अगर 35 में से 15 उसने ले लिया, बचा कितना, तो लीव कितना है 20 महीने का लीव है,
तो कैश कितना मिलेगा 20 इंटू उसका सैलरी कितना है 2500 बराबर है। तो 20 इंटू 2500 करेंगे कितना आएगा 50,000 आया ना 50। अभी चारों में सबसे कम क्या है 3,37,000 25 क्या 50 25 तो इसको डिडक्शन कितने का मिलेगा 25,000। अरे समझा। तो इसमें से माइनस कर दो 12,500 समझ में आ गया। ये सब मैंने इसलिए लिया है ताकि इसका कंसेप्ट आपको दिमाग में आ जाए। ग्रेचुटी भी आ गया पेंशन भी आ गया। पेंशन में नहीं आया इतना वर्किंग क्योंकि ये सब अनकमिटेड था, कमिटेड वाला भी लूंगा मैं तो और क्लियर हो जाएगा। लीव एनकैशमेंट और ग्रेचुटी इंपॉर्टेंट था इधर, समझा। और कुछ है इस बंदे को नहीं, तो अब क्या करोगे इसका टोटल ले लोगे। फट से जरा इसका टोटल ले लो और बताओ कितना टोटल आ रहा है। सबका टोटल ले लो GTS पूरा टोटल टोटल 71,677 GTS आ गया। इसमें मिलेगा उसको डिडक्शन लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। सबसे पहला डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना 50,000 बराबर है। दूसरा डिडक्शन है प्रोफेशनल टैक्स। देखो क्वेश्चन में प्रोफेशनल टैक्स है क्या, हाँ हमने देखा था प्रोफेशनल टैक्स 800 रुपीज बराबर है। तो इसमें प्रोफेशनल टैक्स 800 रुपया माइनस भी हो जाएगा भाई। प्रोफेशनल टैक्स 800 रुपए माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा उसे कहेंगे NTS। माइनस कर दो कितना आ रहा है 20,877 डन विद द सम। समझ में आ गया पक्का क्लियर समझा। ये पक्का। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।